मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। जो बाबर और इसके बाद के जो मुगल शासक थे वो तुर्क थे एवं सुन्नी सब मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके जब मुगल वंश की स्थापना की तो उसी के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था और इसी के तहत पद बादशाही की स्थापना की और इसी के तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर था 1526 से 1530 ईस्वी तक। 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। तो जो बाबर था उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और ये जो उमर शेख मिर्जा थे वो फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। तो अब तक किसी तैमूर शासक ने जो है बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। तो बाबर ही था जिसने पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान था 1519 में, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। तो पहला अभियान जो किया था 1519 में किया था बाबर यूसुफजाई के विरुद्ध। कुल 5 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो पहला आक्रमण 1519 में किया था यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो यूसुफजाई जाति के जो विरुद्ध बाबर ने अभियान किया था पहली बार, इसमें बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। तो जब बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, जब ये इसका साम्राज्य स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जब पहली बार पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। तो बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा थे। प्रसिद्ध निशानेबाज बाबर के, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध साम्राज्य स्थापित किस समय से है? इसके पहला वाला युद्ध था यूसुफजाई जाति के विरुद्ध हुआ था। 5 युद्ध किए थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। तो खानवा का युद्ध 15 मार्च 1727 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें सब में बाबर विजयी होगा। बस ये हमें देखना है कि किन के बीच में हुआ और टाइमिंग क्या है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच में।
घाघरा का युद्ध 1529, घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच में, अफगानों एवं बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। तो पानीपत का युद्ध 26 में, खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में, घाघरा का 29 में। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी था वो जो है मध्यकाल का प्रथम शासक था, मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। उसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया। तो इब्राहिम लोदी का जो मित्र था ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। तो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा जो ये है दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था हुमायूं ने कोहिनूर हीरा। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए, बाबर की जो उदारता की वजह से बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को दी गई थी, कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। तो बाबर ने क्या किया कि जो मुसलमान थे उनको तमगा नामक जो कर से मुक्त कर दिया। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। तो जब खानवा युद्ध हुआ था 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में, तब बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। और जब युद्ध में विजय हुआ तो गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। तो बाबर और बंगाल के शासक नुसरत शाह के बीच संधि हुई थी। बाबर और बंगाल के शासक नुसरत शाह के बीच संधि हुई थी 1529 में। और ये था कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का उन्होंने वादा किया और ऐसी संधि की जिसके तहत जो नुसरत शाह था उसने जो अफगान विद्रोही थे उनको शरण नहीं देने का वचन दिया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। तो पहले बाबर की मृत्यु आगरा में होती है, तो इसीलिए इसका शव जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो यही कहा जाता है कि उसका जन्म कहीं और हुआ, डेथ कहीं और हुई, दफनाया कहीं और जाता है गया, तो वो बाबर था। बाबर आगरा में मरा, आराम बाग में इसमें दफनाया गया। फिर वहाँ से निकाल करके इसे जो है ले जाया गया काबुल में, जो इसने पहले ही चुना था अपने दफनाने का स्थान। तो उसके बाद इसे काबुल में ले जाया गया, वहाँ पे दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी। तो बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, इसलिए बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा लिखी थी, इसलिए बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी वह तुर्की में ही था। और जिसका अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो इसी बाबरनामा का अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खान खाना, लेकिन वो फ़ारसी भाषा में किए थे। तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था अपनी मातृभाषा में, लेकिन बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे अनुवाद किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया।
तो अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं को और उनके बनाने में रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, जो मतलब कि बाबर के समय में जो दीवार होते थे, जो बाग होते थे वो दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों के द्वारा चारों भागों में विभाजित होते थे जिससे पानी मिल सके। तो कृत्रिम नहरों द्वारा ये चारों भागों में ये बाग विभाजित होता था और आयताकार अहाते में स्थित थे। आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाते थे। तो इससे जो ये बाग चारों दीवारें से घिरे हुए थे, तो ये 4 भागों में विभाजित थे। जो नहरें थी, तो यही है 4 हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। यहाँ पे तो बाबर ने ऐसे बनाया था, लेकिन परंपरा की शुरुआत कब से हुई, तो अकबर के समय में हुई थी। बाबर को मुबय्यान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। तो मुबय्यान नामक पद्य शैली, ये पद्य शैली है मतलब कविता वगैरह लिखने से संबंधित। तो मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। बाबर ने मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है बाबर को। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुर्रा अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो बाबर का प्रसिद्ध नक्शबंदी संप्रदाय के थे सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था बाबर। तो नक्शबंदी सिलसिला के थे, नक्शबंदी सूफी सिलसिला के थे ये। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था बाबर। अब बाबर की डेथ होने के बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जो उसका बेटा था। हुमायूं 1530 से लेकर के 1526 ईस्वी में। तो मुगल साम्राज्य का दूसरा प्रमुख बादशाह हुमायूं था 1530 से लेकर के 1526 तक। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। तो गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। मतलब बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसमें कामरान, तो इसके 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं तो दिल्ली वाले इलाके में था और कामरान काबुल में था। कामरान को काबुल दे दिया, काबुल कांधार, और कामरान को काबुल और कांधार वाला इलाका दे दिया कामरान को। मिर्जा अस्करी को संभल वाला इलाका दे दिया, और हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ वाला। हिंदाल को तो कामरान काबुल और कांधार, और अस्करी संभल, और हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़। और ये खुद था आगरा और दिल्ली वाले इलाके में खुद था। तो मिर्जा हिंदाल अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश दिया। तो जो पहले ही बदख्शा का सूबेदार था, इसे अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। तो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी 1533 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। चौसा का युद्ध होता है तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी होता है। तो चौसा का युद्ध जब होता है तो शेर खां विजयी होता है। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। तो इस युद्ध के बाद जो शेर खां था वो शेरशाह की पदवी धारण की थी। तो चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेर खां जीत जाता है और खुद का नाम शेरशाह की पदवी धारण करता है। और चौसा का युद्ध 39 में होता है। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज
बिलग्राम कन्नौज दोनों एक ही है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में 2 युद्ध होता है, एक 1539 में होता है चौसा का युद्ध, और दूसरा युद्ध होता है जिसमें शेरशाह विजयी हो जाता है। दूसरा युद्ध भी शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो जाता है। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और शेरशाह नाम से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध में पहला जो युद्ध होता है चौसा का युद्ध होता है। 1539 ईस्वी में शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है, लेकिन जो 1540 ईस्वी में बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह हुमायूं को पराजित कर देता है और आगरा और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। शेरशाह सूरी वंश बैठ जाता है तो सूरी वंश चलने लगता है। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है। जब बिलग्राम युद्ध होता है तो हुमायूं पराजित हो जाता है और उसके बाद अपना फिर उसके बाद जो है हुमायूं सिंध चला जाता है जहाँ उसे 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु की पुत्री अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो 1540 में तो शेरशाह सूरी बैठ जाता है हुमायूं को हरा करके। फिर दूसरी बार 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली पर बैठता है 1555 में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। पहला है देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा था। देवरा का युद्ध 1531 में, फिर चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। सरहिंद का युद्ध फिर जब ये लड़ता है तो ये फिर से ये दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है। सरहिंद का युद्ध 1555 में, पहला देवरा का युद्ध 1531 में। फिर यहाँ पे 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित जब 55 में फिर से दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है। लेकिन क्या होता है कि 56 में 1 साल बाद 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की जो जिसे शेर मंडल कहा जाता है, तो जो पुस्तकालय था उसको शेर मंडल कहा जाता है। तो दीन पनाह जो भवन था उसमें स्थित जो सीढ़ियाँ थी उससे गिर जाता है। सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। लेनपुन ने कहा है हुमायूं के बारे में लेनपुन ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। ये बात लेनपुन ने कही थी हुमायूं को कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं था वो ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। तो ये पूछा जाता है कि सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम किसने बनवाए थे? हुमायूं ने बनाए थे, क्योंकि वह ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। फिर उसके बाद जब ये 1540 में शेरशाह 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज
या बिलग्राम का युद्ध जब होता है, जिसमें शेरशाह आगरा और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है, तब 1540 से 45 तक शेरशाह बैठता है। शेरशाह फिर उसका उत्तराधिकारी 1555 तक। तो शेरशाह या सूरी वंश 1540 से लेकर के 1555 तक चलेंगे, 15 वर्ष तक। फिर हुमायूं आ जाएंगे। तो हुमायूं 2 बार आते हैं। शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी तक सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी। ये शेरशाह था, वो अफगान वंश का था। शेरशाह था अफगान वंश का था। शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। परमात्मा सरल का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ। तो ये इब्राहिम के पुत्र हसन शाह के घर में हुआ था, हरियाणा प्रांत में महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन शाह के घर 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। परमात्मा सरल का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था और यह सूर्यवंश से संबंधित था। इसके पिता का नाम हसन खां था। इसके पिता शेरशाह के जो पिता हसन खां थे, वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह के जो पिता हसन खां थे, वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया था। फरीद ने क्या किया कि एक शेर था, जब ये छोटा था, इसका नाम फरीद था, एक शेर को तलवार से मार दी कि तलवार से एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो इसी से प्रसन्न होकर के इसे शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी बिहार के थे, अफगान शासक थे। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। बिहार के अफगान शासक थे, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1445 ईस्वी को हो गई। तो शेरशाह की मृत्यु, कलिंजर का किला जब जीत रहा था तो उसी क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह की मृत्यु कालिंजर का किला को जीतने के क्रम में 22 मई 1445 को हो गई। मृत्यु के समय में वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो जब वह कलिंजर का किला जीत रहा था तो उस समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। कलिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो ये था कि जो प्रथम उदाहरण है हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय है। पहला उदाहरण शेरशाह का मकबरा है, जो सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतास किला कुन्हा दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। रोहतासगढ़ का जो किला है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किला कुन्हा जो दिल्ली में है वो भी शेरशाह ने बनवाया था। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह ने बनवाया था। किला कुन्हा जो दिल्ली में शेरशाह ने बनवाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी इसी का पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। 32 गज वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया शेरशाह ने।
इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। तो जो चांदी का रुपया चलाया था वो 178 ग्रेन का था, वो जो है 178 ग्रेन का था, और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। तो शेरशाह ने जो रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। तो शेरशाह के समय जो पैदावार का लगान लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने की थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1441 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र को पटना नाम कौन दिया? शेरशाह ने दिया था। और इसी ने ग्रांड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाई, जीटी रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। तो डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह के द्वारा किया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह के द्वारा किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासनकाल में थे? शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी थे। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन से थे? रानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड में। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड में। जब अकबर था तो उस समय इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ थी। और ईरान में शाह अब्बास थे। और रूस में जार इवान फोर्थ बेसिलिएविच बेसिलिएविच थे। जार इवान आईवी बेसिलिएविच ये जो है रूस की थे। तो इंग्लैंड की उस समय शासक एलिजाबेथ थी और ईरान के शाह अब्बास थे। रूस के जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच थे। जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच को इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। ये जो है रूस का जो ये थे बेसिलिएविच, ये जो है इवान द टेरिबल के नाम से कुख्यात था। अकबर का टाइम देख लेते हैं 1556 से 1605 ईस्वी में। तो 1540 से 1555 तक शेरशाह सूरी का शासन चला। फिर 1555 से 1556 तक हुमायूं चले। एक साल बीच में आ जाते हैं, एक साल फिर हुमायूं आ जाते हैं। फिर उसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा अकबर 1556 में गद्दी पर बैठते हैं। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की मतलब हुमायूं का बेटा है ना, हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? उसका राज्याभिषेक हुआ था पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। तो अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ था ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बाबर शाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। बैरम खां शिया मतावलंबी था। 1556 से 1560 मतलब 4 साल तक अकबर का संरक्षण रहा। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था जो शिया मतावलंबी था।
तो 56 से लेकर के 60 तक 4 साल तक अकबर का संरक्षक था। वह बदख्शां का निवासी था और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। जो ये बैरम खां था वो बदख्शां का निवासी था, उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पहली लड़ाई तो हुमायूं के बीच में हुई थी। नहीं, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। दूसरी लड़ाई पानीपत में दूसरी लड़ाई अकबर के समय में होती है 5 नवंबर 1556 को। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था। अकबर और हुमायूं नहीं, हेमू नाम का था, एक दूसरा था उनके बीच में था। तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ कि अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। तो ये अकबर जो है मक्का के तीर्थ अकबर की विजय। तो जो ये खान बाबा जो अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, ये मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नाम का एक युवक था। जब वे पाटन नामक स्थान पर पहुंचे तो मुबारक खां नाम का एक युवक था, उसने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। 1562 में अकबर ने हरम दल से खुद को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। तो हल्दी घाटी का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ थी। कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा प्रताप की ओर से हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय। तो ये महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसी हुई थी? एक सख्त धनुष था, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने किसको राजधानी बनाई? चावड़ को अपनी राजधानी बनाई। डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम रामप्रसाद था। घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम रामप्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। तो दीन इलाही धर्म को पहला भी था और अंतिम भी था। जो हिंदू शासक ने इसे स्वीकार किया था वो बीरबल था। महेशदास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने जैन धर्म के एक गुरु थे जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की शुरू कराई। तो अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य की उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्रणाली की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो राजस्व प्रणाली की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? अकबर के शासनकाल में। प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी?
अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे। ने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था शुरू लागू की। तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल थे, उन्होंने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। तो राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली अकबर के समय में और राजा टोडरमल जो अकबर के दीवान थे, वो राजा टोडरमल ने ही 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर द्वारा जीते गए तो ये प्रदेश हैं, शासक हैं और इसके जो सेनापति, जहाँ से अकबर ने इन सब प्रदेशों को जीता है। दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रदेश उसने जीते? खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर उसने चाँद बीबी से जीता था। असीरगढ़ मीरन बहादुर से जीता था। और यह अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़ मीरन बहादुर से जीता था और यह अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़। खानदेश अली बाबा से जीता था। स्वेच्छा से उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी 1591 में। दौलताबाद चाँद बीबी से 1599 में। दौलताबाद अहमदनगर दोनों चाँद बीबी से 1599 में, फिर चाँद बीबी से अहमदनगर 1600 में जीता था। असीरगढ़ मीरन बहादुर के नेतृत्व में अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। तो जब गुजरात विजय के दौरान अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था। सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और उसी गुजरात विजय के दौरान पुर्तगालियों से मिलता है और पहली बार उसने समुद्र को देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है। तो गुजरात अभियान जो था उसे इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी मतलब बहुत दूर का आक्रमण कहा है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ। 1562 ईस्वी में हुआ। 1562 में अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराया और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किए। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी। 1579 में मजहर की घोषणा की। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया। 1582 में दीन इलाही की स्थापना किया और 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दो दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पे है कि अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद था। इसके अतिरिक्त दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। जो गायक थे कौन थे अकबर के शासनकाल में? तानसेन थे, ये भी गायक थे। बाज बहादुर गायक थे। बाबा रामदास ये भी गायक थे। बैजू बावरा ये सब गायक थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। तो अकबर के शासनकाल की शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। तो अकबर के शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। तो अकबर के समय में जो सूफी संत कौन थे?
शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समय में जो प्रसिद्ध सूफी संत थे वो शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसे अकबर ने बनवाया था। आगरा का जो लाल किला है उसे अकबर ने बनवाया है। फतेहपुर सीकरी में जो शाही महल है वो भी अकबर ने बनवाया है। दीवाने खास, पंचमहल ये अकबर ने बनवाया है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया है। जोधाबाई का महल अकबर ने बनवाया। इबादत खाना भी अकबर ने बनवाया है। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। लाहौर का किला भी अकबर ने बनवाया है। तो इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जो आगरा, इलाहाबाद और लाहौर का किला अकबर ने बनवाया है। और हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया है। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, ये सब अकबर ने, इबादत खाना अकबर ने बनवाया है। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न कौन कौन से थे ये नहीं हम देख लेते हैं। अबुल फजल थे, फैजी थे, तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, राजा मानसिंह थे, अब्दुल रहीम खाना थे, फ़कीर अजीउद्दीन थे, मुल्ला दो प्याजा थे। तो ये जो अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्नों में फिर से एक बार देख लेते हैं कौन है। अबुल फजल हैं, फैजी हैं, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये सब जो है अकबर के नवरत्न थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। तो अबुल फजल का जो बड़ा भाई था फैजी, तो यहाँ पे है अबुल फजल का जो भाई है फैजी वो भी था नवरत्न में। और यही तो अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी था वो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। तो अबुल फजल ने अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृति मियाँ की टोड़ी ये जो है तानसेन ने लिखी। मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, इसे तानसेन ने लिखा था। दरबारी कान्हरा ये भी तानसेन का है। कंठाभरण विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो कंठाभरण विलास की उपाधि किसको दी गई थी? तानसेन को दी गई थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। कंठाभरण विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राज्याश्रय में थे। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले वो कहाँ पे थे? तो वो रीवा के राजा रामचंद्र के राज्याश्रय में थे। रीवा के राजा रामचंद्र के राज्याश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। तो अकबर के काल में जो स्वामी हरिदास थे वो भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे। जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो हरिदास और तानसेन दोनों जो है मानसिंह तोमर के शिष्य थे। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। तो जो स्वामी हरिदास थे इन्होंने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था, इसलिए अकबर ने इनकी कुटिया पर जा करके इनका गाना सुना करते थे। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह
को दबाने के दौरान यूसुफजाइयों को विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। बीरबल की हत्या कब हुई थी, कैसे हुई थी? तो ये जो है बीरबल गए थे यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल भी गए थे, वहीं पे इनकी हत्या हो गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। तो जो सलीम बचपन में सलीम थे, बड़े होकर के इनका नाम जहांगीर पड़ा। इन्होंने दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे अबुल फजल, दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे अबुल फजल। तो रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक, ये जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार ने अबुल फजल की रास्ते में ही हत्या कर दी थी। तो वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो अकबर ने किस विभाग की स्थापना की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत के फारसी अनुवाद किए। वे महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक, महाभारत का नाम रज़्मनामा मतलब युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कौन किया? पंचतंत्र की जो बुक है उसका फारसी में अनुवाद किए थे अबुल फजल ने, और उसका नाम रखे थे अनवर सादात। पंचतंत्र का नाम अनवर सादात रखे थे फारसी भाषा में अबुल फजल ने। और मौलाना हुसैन फैज़ ने यार दानिश नाम से किया। इसी पंचतंत्र का अनुवाद किए थे मौलाना हुसैन फैज़ और नाम रखा था यार दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने अथर्ववेद का। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का। तो मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिणी का। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजो की बाबरी का। अब्दुल की बाबरी का। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। तो फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूर द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद किया, उसका नाम सहेली रखा। तो फैजी ने ही जो नल दमयंती जो सूरदास ने रचा था उसका फारसी में अनुवाद किया फैजी ने, और उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। तो भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? टोडरमल ने किया। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। तो सिंहासन बत्तीसी है उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। तो ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ तजक और तुजुक ये ज्योतिष के ग्रंथ हैं। इनका फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। तो अकबर ने बीरबल को कविप्रिय कहा करते थे, और नरहरि को महापात्र कहा करते थे। बीरबल को कविप्रिय कहते थे और नरहरि को महापात्र की उपाधि देते थे, प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। वो अकबर के समय में शुरू हुई थी चारबाग बनाने की परंपरा। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को सीरी कलम कहता था। अकबर सीरी कलम अब्दुल समद को कहता था, और जड़ी कमल मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कहता था। सीरी कमल अब्दुल समद को कहता था, और जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कहता था। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम कहता था।
मुगलों की राजकीय राजधानी फ़ारसी थी। मुगलों की जो राजकीय भाषा, मुगलों की जो राजकीय भाषा कैसी थी? फ़ारसी थी। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फ़ारसी थी। अकबर नक्कारा नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। तो अकबर जो है नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। इसके बाद है जहांगीर। इसके बाद है जहांगीर 1605 से 1627 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।